हेलो, आज मैं बात करूंगा आनुवांशिकता के बारे में। आनुवांशिकता यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि आनुवांशिकता के पिता हैं, उन्होंने जेनेटिक्स पे कुछ अपनी शुरुआत के विचार रखे और जेनेटिक्स में मेंडलवाद क्या होता है उस पे बात करता हूँ आज मैं। और तो सबसे पहले उत्तरजीविता क्या होती है इसके बारे में बताते हैं। तो उत्तरजीविता की जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। उत्तरजीविता, प्रत्येक जीव अपनी जाति की निरंतरता और अपनी संतति के रूप में बनाए रखता है, उसे ही उत्तरजीविता कहते हैं। मतलब हर जीव अपनी जाति को आगे बढ़ाता है, उसके लिए वो जनन करता है और जनन करके अपनी संततियों को वो आगे बढ़ाए रखता है और अपना अस्तित्व पृथ्वी पर बनाए रखता है। इसी को कहते हैं उत्तरजीविता। हालांकि उत्तरजीविता के अंतर्गत जनन ही इंक्लूड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि उसका उस वातावरण में रहकर अपने लिए जीवन भर संघर्ष करना और संघर्ष करके अपनी जाति को भी बनाए रखना, इसी को मुख्य रूप से उत्तरजीविता कहते हैं। तो ये तो हुई उत्तरजीविता की बात। उसके बाद बात करते हैं आनुवांशिकता की, हेरिडिटी। आनुवांशिकता लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। आनुवांशिकता लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाना, यानी कि पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, उनका स्थानांतरण हो जाना, यही कहलाता है आनुवांशिकता। तो इसको हेरिडिटी कहते हैं। आनुवांशिकता के अंतर्गत आपने केवल ये समझा कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, इसी को आनुवांशिकता कहते हैं। लेकिन आनुवांशिकी जो कि जेनेटिक्स है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा। अब बात कर रहे हैं हम आनुवांशिकी की, ना कि आनुवांशिकता की, क्योंकि आनुवांशिकता का तो मतलब ही यही होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो माता पिता के या फिर किसी पैतृक लक्षण जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसी को आनुवांशिकता, हेरिडिटी कहते हैं। लेकिन इसके जस्ट बिल्कुल सिमिलर वर्ड है ये आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। विज्ञान की वह शाखा यानी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी के लक्षण और उसे नियंत्रित करने वाले कारकों, यानी कि किन किन फैक्टरों से, किन किन जीनों से, किन किन पदार्थों से ये आनुवांशिकता कंट्रोल होती है, ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन कौन से पदार्थ लेके जाते हैं और किसका डीएनए कैसा होता है, ये काम कैसे करता है, इसी को कहते हैं आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। मतलब इन सभी चीज़ों का मिलकर अध्ययन करना ही आनुवांशिकी कहलाता है। अब जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक जीन शब्द से हुई है, जिसका अपने आप में अर्थ होता है ग्रो करना। जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यानी ग्रीक एक लैंग्वेज है, उसके जीन शब्द से हुई है और इसका अपने आप में मतलब होता है ग्रो करना। ग्रो मतलब टू ग्रो इनटू, अर्थात वृद्धि करना। हिंदी में उसका मतलब होता है वृद्धि करना। आनुवांशिकी शब्द का गठन सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने किया, उस वैज्ञानिक का नाम है वैटसन, और ये 1905 में किया था इन्होंने। आनुवांशिकी शब्द को सबसे पहली बार मेंडल, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल ही हैं। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स, जो आजकल की जेनेटिक्स चल रही है, उसके जनक कहे जाते हैं वैटसन। अब वैटसन ही वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहली बार आनुवांशिकी शब्द को यूज किया था 1905 में। जैसा कि मैं अपर लाइन में मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। मानव आनुवांशिकी के जनक या ह्यूमन जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, मानव के अंदर केवल जेनेटिक्स का अध्ययन करना, उसके भी फादर हैं। उनके फादर का नाम है मतलब गैरोड हैं। अब प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक यानी कि जेनेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है मॉर्गन। मिस्टर मॉर्गन ने फल मक्खी यानी कि ड्रोसोफिला पर अध्ययन किया था, इसीलिए इनको प्रायोगिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। माली परिवार में इनका जन्म हुआ। तो शिक्षा इन्होंने जो ग्रहण की थी वो ऑस्ट्रेलिया से ही ग्रहण की, और इनके खुद के ही गांव में स्कूल था, वहां से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। अब बात करें इनकी डिग्री के बारे में, तो 1842 में दर्शन शास्त्र की इन्होंने डिग्री हासिल की 1842 में। अब उपाधि की बात करें, इनको एक ग्रेगर नाम की जो उपाधि मिली थी वो कब मिली, कैसे मिली, उसके बारे में बताते हैं। 1843 उपाधि 1843 में बुर्न शहर, इनके यहाँ पर एक बुर्न शहर है,
तो बुर्न शहर के चर्च में पादरी पद ग्रहण किया इन्होंने, जहां इन्हें ग्रेगर की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब इनका अध्यापन कार्य है, मतलब एक चर्च के अंदर ही इनको ग्रेगर की उपाधि दी गई थी। अब अध्यापन कार्य 1849 में इन्होंने 1 साल तक एक परमानेंट टीचर के रूप में काम किया। मतलब ये अपनी लाइफ में साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक टीचर भी रह चुके हैं। 1859 वियना विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान एवं गणित के पाठ्यक्रम को पूरा किया था इन्होंने। ये वहीं का एक कॉलेज होगा। संकरण प्रयोग क्रॉस के जो एक्सपेरिमेंट हैं इनके, वो वाले जो कि इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने 1857 से लेकर 1865 यानी कि 1857 से लेकर 1865 तक उद्यान मटर पायसम सटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने अपने प्रयोगों का निष्कर्ष कुरुन्स सोसाइटी, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 1851 में वियना विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान एवं गणित के पाठ्यक्रम को पूरा किया था। मतलब ये गणित के प्रोफेसर भी रह चुके हैं और विज्ञान के भी अपने सिलेबस को पूरा कर चुके हैं। एक यूनिवर्सिटी है वियना नाम की, वहाँ से। संकरण प्रयोग इन्होंने 1857 से लेकर 1865 तक उद्यान मटर पर एक्सपेरिमेंट किए। अब मटर पर एक्सपेरिमेंट करने की वजह से तो विख्यात है, इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। 1857 से 1865 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने अपने प्रयोगों का निष्कर्ष, यानी जितने भी अपने प्रयोग इन्होंने किए उसको एक सोसाइटी के सामने इन्होंने रखा। अब 1865 में ऐसा इन्होंने किया था। तो ये सोसाइटी है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के नाम से सोसाइटी है। यहाँ पर इन्होंने अपने सारे प्रस्ताव रखे, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, और इससे रिक्वेस्ट भी की थी सोसाइटी से, ताकि इसके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनको काफ़ी हाई लेवल पर प्रकाशित किया जाए, समाज या अदर वैज्ञानिकों तक पहुंचाई जाए वो बातें। लेकिन ये सोसाइटी इतना कारगर नहीं रही, इनके एक्सपेरिमेंटों को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं रही। इन्होंने अपने प्रयोगों का प्रकाशन पादप संकरण शीर्षक के अंतर्गत किया था। फिर फाइनली खुद का इन्होंने मतलब अपना ही प्रकाशन शुरू किया और उसका नाम पादप संकरण शीर्षक के अंतर्गत किया था। अब मृत्यु की बात करते हैं, इनकी डेथ कब हुई? 6 जनवरी 1884 को एक लंबे समय से चले आ रही बीमारी, जो कि इनकी किडनी डिजीज़ थी, चिरकालीन मतलब लंबे समय से चली आ रही वृक्क शोथ नामक बीमारी के कारण इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इनकी डेथ जो हुई थी वो किडनी डिजीज़ की वजह से हुई थी। तो अब इनकी मृत्यु तो हो चुकी है। अब मृत्यु के बाद सवाल उठता है कि आगे दोबारा इनका रिसर्च कैसे हुआ, इनके एक्सपेरिमेंटों का। उसके लिए एक क्वेश्चन भी बनता है कि मेंडल के नियम की पुनः खोज किन वैज्ञानिकों ने की थी। आप सोच रहे होंगे कि मेंडल के नियम कौन कौन से हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये मेंडलवाद जो टॉपिक है उसके अंतर्गत इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। मेंडलवाद में केवल यही बताया जाता है कि उसने एक्सपेरिमेंट किए, उसने कैसे उसका लाइफ स्ट्रगल रहा वैज्ञानिक का, और क्या क्या चीज़ों पर उन्होंने शब्द मतलब इस वैज्ञानिक ने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया था, किस प्रकार से अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, कौन सा पौधा चुना, उसके कौन कौन से लक्षण थे, और वापस जितनी भी खोज थी किन किन वैज्ञानिकों ने इनकी खोज को पुनः खोजा, इस बारे में ही बात करते हैं मेंडलवाद में केवल। तो अब मेंडलवाद की खोज पुनः किन वैज्ञानिकों ने की, उनके बारे में बताते हैं। सन 1900 में मेंडलवाद की पुनः खोज 3 वैज्ञानिकों ने की। पहले का नाम है हॉलैंड के हॉर्गो डी ब्रिज, ठीक है। दूसरे हैं जर्मनी के कार्ल कोरेंस। तीसरे हैं ऑस्ट्रेलिया के एरिक बॉन शेरमार्क। ये 3 वैज्ञानिकों ने हैं जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज करी। लेकिन देखो काफ़ी समय बाद खोज हुई,
काफ़ी समय बाद खोज हुई, इसका मतलब ये है कि इनकी मृत्यु 1884 में हो चुकी है। 1884 में मृत्यु के बाद सन 1900 में यानी कि इनकी मृत्यु तो 1884 में जनवरी की 6 जनवरी को हो गई, लेकिन खोज 19वीं सदी में हुई। यानी कि 3 वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के हॉर्गो डीब्रिज और जर्मनी के कॉल्स कॉरेंस थे, ऑस्ट्रेलिया के एरिक वॉन शेरमार्क थे। अगला क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंटों के लिए, उसके लिए बात करते हैं। अब हम मटर के अच्छे गुणों के बारे में बात करेंगे जिसके कारण मेंडल ने मटर को चुना अपने एक्सपेरिमेंटों के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट बताता है कि मटर का पौधा 1 वर्षीय शाख प्लांट है, छोटा प्लांट है। 1 वर्षीय यानी 1 वर्ष में इसकी फसल तैयार हो जाती है और परिणाम जो होते हैं वो शीघ्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये एक पहला रीज़न रहा कि इन्होंने मटर के पौधे को चुना। दूसरा रीज़न रहा कि मटर का पौधा छोटा होता है, छोटा होता है मटर का पौधा क्या होता है, छोटा। 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि आपको क्लियरली दिखे यार चीज़ें। मटर का पौधा छोटा होता है और अतः छोटे भूभाग पर यानी छोटी ज़मीन के किसी हिस्से पर आसानी से उगाया जा सकता है। इन्होंने जो पौधा चुना वह आनुवांशिक रूप से शुद्ध था। क्यों शुद्ध था आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि हम उन लक्षणों के बारे में भी बात करने वाले हैं जिनकी वजह से ये क्लियर हो जाता है कि पौधा शुद्ध क्यों था। अगला पॉइंट है इसके पुष्प बड़े द्विलिंगी तितली के आकार के होते हैं। पुष्प भी काफ़ी बड़े होते हैं, द्विलिंगी और तितली के आकार के होते हैं। इनमें स्वपरागण की क्रिया होती है, लेकिन पर परागण भी कराया जा सकता है, अपने आप भी कराया जा सकता है। स्वपरागण की क्रिया तो होती है, लेकिन पर परागण भी कराया जाता है। अब देखो, परागण नाम का टॉपिक होता है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी वीडियो एक बार और बना दूंगा कि परागण नाम का टॉपिक के अंतर्गत स्वपरागण और पर परागण पाया जाता है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये इनमें परागकण को वर्तिका पर जाने की प्रोसेस होती है। इसमें कई जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, मतलब कई जोड़ी, मतलब मेंडल बात को पूरा रिसर्च करने पर आपके सामने आएगा। करीबन मेंडल ने 36 ऐसे लक्षण चुने थे जिनको वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 7 ही लक्षण चुने अपने नियमों को आगे बढ़ाने के लिए। उनमें से 7 लक्षण काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे उनके लिए, जिनका अध्ययन उन्होंने आसानी से कर पाए वो, इसलिए उन्होंने 7 लक्षण चुन लिए थे और उन 7 लक्षणों पर अपनी रिसर्च की। 6 पॉइंटों के बारे में डिस्कस कर लिया। 7वां पॉइंट है इनमें प्रतिपादक पुष्प व बीज अधिक मात्रा में बनते हैं, यानी कि हर प्लांट के अंदर पुष्प भी ज़्यादा बनते हैं और बीज की मात्रा भी ज़्यादा बनती है। तो ज़्यादा बीज मिलेंगे, ज़्यादा पुष्प आएंगे तो एक्सपेरिमेंट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेंडल की सफलता के कारणों के बारे में, क्यों इनको सफलता मिली, आखिर ऐसे कौन से रीज़न थे।